स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम संविधान राज्य व्यवस्था जो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था, आज हम उसका सेकंड लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, प्रथम लेक्चर जो था उसका मैंने कल आपको जो उसकी बेसिक जानकारी सारी चीज़ें बता दी थी कि संविधान का निर्माण किस आधार पर हुआ था, कौन कौन से आर्टिकल वगैरह आए थे, मतलब कौन कौन से अंग्रेजों के द्वारा एक्ट वगैरह लाए गए थे। मैंने सारी की सारी चीज़ें कल आपको बता दी थी। आज उसके आगे जो हमें पढ़ना था संविधान सभा के बारे में पढ़ना था कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, तो आपको याद रखना है कि जो भारत का संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है जो भारत में संविधान सभा थी उसका निर्माण किस योजना के तहत किया गया था, तो आपको याद रखना है जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन जो किया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कैबिनेट मिशन कब आया था, तो आप याद रखना है जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में आया था, जिसमें जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था जिसमें कितने सदस्य थे, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टीफन क्रिप्स थे और एवीजी एलेंजर थे। जो 3 लोग इसमें क्या थे? मेंबर थे। किसमें थे? कैबिनेट मिशन में थे, जो कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है संविधान सभा में कितने टोटल सदस्य थे, तो आपसे याद रखना है संविधान सभा में टोटल सदस्य 389 थे, जिसमें 296 जो थे ब्रिटिश प्रांत के थे, मतलब 296 जो थे जिनका क्या होना था, जिनका जो होना था क्या होना था, चुनाव होना था। जो आपको पता होना चाहिए जो आपका चुनाव हुआ था जो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। तो 296 क्या थी? ब्रिटिश प्रांत के थे, जबकि 93 थी वो देसी रियासत है। देसी रियासतों का मतलब था जो राजा महाराजा थे उस टाइम के, वो सारी किस्में थे, वो 93 देसी रियासत, मतलब वो जो राजा थे उनका कोई चुनाव, कोई प्रत्यक्ष चुनाव वगैरह कुछ भी नहीं होना था। उन्हें डायरेक्ट आके क्या करना था, उनका सीधा नाम लिया जाता था, वो सीधे कहाँ आने थे, उन्हें संसद में जमा था, संविधान सभा में उन्हें क्या होना था, शामिल होना था। सिर्फ इतना ही था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है और संविधान सभा में जैसे 300 टोटल अगर आपसे सदस्य पूछे जाते तो आप याद रखें टोटल कितने सदस्य थे? टोटल आपके 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 आपकी कौन सी थी? ब्रिटिश प्रांत की थी, ब्रिटिश प्रांत, और 93 आपकी देसी रियासत है। देसी रियासत जो राजा महाराजा थे वो सारे के साथ 93 देसी रियासत, मतलब जिनको सीधा क्या होता, मनोनयन होना था। जबकि 200 जो आपकी 293 और इसमें भी जो आपकी टोटल 296 थे उसमें 292 जो थी वो क्या थी, जिन पे क्या हुआ था, जो मतलब सीटें थी, मतलब उन पे भी चुनाव होना था अप्रत्यक्ष तरीके से। जबकि इनमें से कितनी थी? 4 जो थी ब्रिटिश कमिश्नरी थी, मतलब जो चीफ कमिश्नरी थी जो अंग्रेजों की थी वो 4 चीफ कमिश्नरी। आपसे वो 4 चीफ कमिश्नरी पूछी जाती तो आप याद रखना, पहली जो थी दिल्ली थी, सेकंड आपकी अजमेर आती है, और थर्ड जो आपकी आती है कुर्ग कर्नाटक आती है, और चौथी जो आपकी थी बलूचिस्तान पाकिस्तान, मतलब जो पहले पाकिस्तान था वो भारत में ही शामिल था, इस वजह से उस टाइम से बलूचिस्तान और पाकिस्तान की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश प्रांत में कितनी चीफ कमिश्नरी शामिल थी, तो आपको याद रखना 4 चीफ कमिश्नरी शामिल थे। वो कौन कौन सी थी वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बता दी 93 जो थी आपको इनको क्या देसी रहता, जिनका क्या होता डायरेक्ट मनोनयन होना था। मनोनयन सीधे क्या जो राजा महाराजा था उनको सीधा चुना जाना था। ठीक है, उनका सीधा नाम उनको घोषित किया जाना था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार जो चुनाव हुए थे कब हुए थे, तो आपको याद रखना पहली बार जो चुनाव हुए थे कब हुए थे? जुलाई और अगस्त में हुए थे। जुलाई अगस्त 1940 में पहली बार जो चुनाव हुए अप्रत्यक्ष तरीके से हुए थे। और कब जो कितनी सीटों पर हुए थे, तो आपको याद रखना जो 296 सीटों पर हुए थे। कितनी सीटों के लिए हुए थे? 296 सीटों के लिए हुए थे। कब हुए थे? और 1946 में हुई थी। जैसा कि आपको पता है कल मैंने आपको एक्ट में बताया था कि जो पहली बार महिलाओं के लिए चुनाव का जो प्रावधान किया गया था किस एक्ट के तहत किया गया था, तो आपको याद रखना 1919 भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था भारत में कब स्टार्ट हुआ था, मतलब नामांकन कब स्टार्ट किया गया था, तो आपको याद रखना जो 1892 का चार्टर एक्ट आया था उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव को शुरू किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव कहाँ शुरू हुआ था? 1892 में। जबकि भारत शासन अधिनियम जो 1919 का मतलब भारत परिषद अधिनियम जो 1909 का आया था, मार्लिमेंटो एक्ट जो आया था उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन में भारतीयों को चुना गया था। मतलब पहली बार जो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी? मार्लिमेंटो एक्ट के तहत की गई। तो भारतीयों को महिलाओं को कब वोट देने का अधिकार दिया था? 1919 का भारत शासन अधिनियम में दिया गया था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 200 मतलब टोटल कितनी सीटें थी? 246 सीटें थी, जिसमें से कितने 208 पे कौन आई थी? आपकी 208 पे आपकी कांग्रेस आई थी। ठीक है, कितने पे आई थी कांग्रेस? 208 से, मतलब कांग्रेस की वजह हुई थी
1973 पर मुस्लिम लीग की विजय हुई थी और जो 15 थी वो निर्दलीय थी। ठीक है, तो कितनी निर्दलीय थी? 15 निर्दलीय थी। तो मतलब यहाँ पे सरकार फिर किसकी बनने वाली थी? कांग्रेस की आ गई थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से हुआ था, तो आपको याद रखना था संविधान सभा के सदस्यों को जो निर्वाचन हुआ था कब हुआ था? 1946 में हुआ था। वो कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। वो भी कब? 1946 में हुआ था। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता है जो 389 सदस्य थे वो किस आधार पे, मतलब कितनी जनगणना पर एक सदस्य को निर्वाचित किया गया था, तो आपको याद रखना है कि मतलब 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को सदस्य निर्वाचित किया गया था। कितने? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित किया गया था। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखिए, क्योंकि जब फैक्ट पूछा जाता है इसके आधार पर अगर आप इसी के आगे अगर आपसे पूछा जाता है 15 अगस्त 1947 के दिन, मतलब आपको याद होगा जो भारत में मतलब जो आज़ाद हुआ तो कौन सी योजना के तहत हुआ था, तो आपको याद रखना है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत जो हुआ था भारत को आज़ाद किया गया था। और कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना के आधार पर, जिसको बालकन गिबर्ट प्लान भी कहा जाता है, जो कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया था, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत और पाकिस्तान दो गण राज्य बनाना, जिसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान बनाना मेन उद्देश्य किसका था? माउंटबेटन योजना का आधार रखा गया था। और इसी योजना को माउंटबेटन योजना, गिबर्ट योजना भी कहते हैं। इसी के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक भी तैयार किया गया था। इसी के आधार पर जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था उसको भी क्या किया गया था? उसको भी तैयार किया गया था। 18 जुलाई 1947 को विधेयक पारित हो गया था। कितने जुलाई को हो गया था? 18 जुलाई 1947 को विधेयक पारित हो गया। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में मतलब संधि, कौन सी संधि, तो मुख्य किन लोगों के बीच में संधि, तो आपको याद रखें नेहरू जी की और लियाकत संधि हुई थी। मतलब लियाकत संधि हुई थी, वो भी किससे? अल्पसंख्यक को लेकर जो संधि थी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, नेहरू जी के बीच में और लियाकत अली के बीच में जो संधि हुई थी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी संधि हुई थी? नेहरू लियाकत संधि हुई थी। आप इसका नाम ही, संधि का नाम नेहरू लियाकत संधि रखा गया, जो अल्पसंख्यक को लेकर किया गया था। इसके बाद अगर आपसे पूछे और जैसे अगर आपसे पूछा जाता है 15 अगस्त 9 दिसंबर 1946 अगर आपसे पूछे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें उपस्थित सदस्य अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना जो आपके उपस्थित सदस्य थे कितने थे? कहीं कहीं पे 211 मिलता है और इसी में आप साइड से लिख लीजिए 208 भी मिलते हैं। अगर आपको ऑप्शन में 211 नहीं मिलते तो आपको उसको ऑप्शन में 208 उसको क्या करना है? सही करना है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा 208 और 211 थे। अगर आपसे पूछे जाते हैं संविधान सभा की प्रथम मीटिंग हुई थी, मतलब पहली जो बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो आपको याद रखना है इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो सचिना सिन्हा को चुना गया था। किसको चुना गया था? सचिना सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछी जाती है संविधान में टोटल कितनी महिलाएं थी, तो आपको याद रखना है टोटल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। अगर आपसे पूछी जाती है जबकि मतलब जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिए थे, तो आपको याद रखना उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 9 महिलाओं ने भाग लिया था। लेकिन टोटल कितनी संविधान में महिलाएं थी? टोटल 15 महिलाएं थी। सॉरी, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 207 है। मतलब कितने यहाँ पे कितने मेंबर थे? 208 नहीं है, 207 थे। या तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? 211 मिलेगा, या ऑप्शन में क्या मिलेगा? 207 मिलेगा। इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक की गई थी। दूसरी बैठक कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। जबकि पहली जो अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? सॉरी, यहाँ पे सचिना सिन्हा है। ठीक है, यहाँ पे किसको चुना गया था? सचिना सिन्हा को चुना गया था। जबकि यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष में किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था।
ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे चुना गया। इसके बाद आपके आगे पूछी जाती है इसमें उपाध्यक्ष किसको चुना गया, तो आपको याद रखना है डॉक्टर हरीश चंद्र को। इसमें हरीश चंद्र मुखर्जी थे, इनको यहाँ पे क्या चुना गया था, इनको उपाध्यक्ष चुना गया था। तो इसमें 11 दिसंबर 1940 की दूसरी बैठक हुई थी, इसमें हरीश चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। और यहीं पे संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया था, BN राव को चुना गया था। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया था, BN राव को चुना गया था। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान सभा का जो मतलब संविधान सभा का विचार किसको आया था, तो आपको याद रखना है MN रॉय को आया था, जो कब आया था 1934 में उन्हें मतलब इसका संविधान सभा का विचार आया था, जिसको 1935 में वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो BN राय को क्या बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। जबकि संविधान सभा का विचार किसको आया था, MN रॉय का आया था, जिनका पूरा नाम क्या मानवेंद्र रॉय था। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता है तीसरी बैठक कब हुई थी, तो आपको याद रखना 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें क्या निर्णय लिया गया था। अब यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष किसको चुन लिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे भी अध्यक्ष ही रहेंगे। ठीक है, और इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। जबकि इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया था, अपना लिया था। इसे अपनाया कब गया था, तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना या इसी को क्या बोला जाता है, डिगीवर्ड प्लान किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया गया था, यहाँ पे भारत को क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बोला जाता है, डिगीवर्ड योजना भी कहा जाता है। इसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान में क्या कर दिया, भारत और पाकिस्तान को 2 राज्यों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको भी कन्फर्म याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जो आता है आपको, अगर आपसे पूछा जाए तो 15 अगस्त 1947 के दिन कुल कितने सदस्य बचे, तो आपको याद रखना है टोटल कितने थे, पहले 389 में से अब कितने अपने पास सदस्य बचे थे, टोटल 299 सदस्य बचे थे। वो भी किस दिन, 299 सदस्य। तो आप इसको याद रखिए 15 अगस्त 1947 के दिन जब अपना भारत आज़ाद हुआ था तब उसमें 299 टोटल सदस्य थे। ठीक है, इसके बाद आता है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कितना समय लगा था और उसमें कौन कौन सी समिति बनाई गई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में। इसमें मतलब काफ़ी सारी समितियाँ बनाई गई थी, लेकिन हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति हमें सिर्फ उनके बारे में ही जानना है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछी जाती है संविधान निर्माण में टोटल कितनी समितियाँ बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है टोटल 23 समितियाँ बनाई गई थी। टोटल कितनी समितियाँ बनाई गई थी, 23 समितियाँ बनाई गई थी, जिसके लिए मैं 5 मिनट का एक वीडियो लेके आई थी। मैं 23 समितियाँ तो नहीं बताऊँगी, जितनी इंपॉर्टेंट समितियाँ सारी समितियाँ बताऊँगी। और लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है संविधान निर्माण में मतलब मुख्य भूमिका किस समिति ने निभाई थी, तो आपको याद रखना है किस समिति ने निभाई थी संविधान निर्माण में। अगर आपसे पूछे तो प्रारूप समिति ने निभाई थी। कौन सी समिति, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आपको याद रखना 29 अगस्त 1947 को, कब 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। ठीक है, इसको इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो आपको याद रखना प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। आप इन 7 सदस्यों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे अगर आपको पता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है गोपाल स्वामी आ जाते हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला आ जाते हैं, टीवी खेतान आ जाते हैं। उनके यहाँ से पहले टीवी खेतान रहते, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है इनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी आ जाते हैं। ठीक है, एन माधवराव रहते हैं और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भी रहते हैं और अल्लाली कृष्ण स्वामी रहते हैं। तो सातों के साथ नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में क्या थे, अध्यक्ष रहते हैं, अल्लाली कृष्ण स्वामी भी रहते हैं, गोपाल स्वामी रहते हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला रहते हैं, टीवी खेतान रहते हैं, पहले टीवी खेतान रहते हैं। अगर आपसे पूछे इनके स्थान पर किसको लिया जाता है, तो आपको याद रखना है टीटी कृष्णामाचारी को इनके स्थान पर लिया जाता है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भी रहते हैं और एन माधवराव भी इसमें रहते हैं टोटल। तो आपको याद रखना है टोटल कितने सदस्य, तो आप याद रखना टोटल इसमें 7 सदस्य रहते हैं। टोटल कितने सदस्य, 7 सदस्य रहते हैं। अगर आपसे पूछे जाते हैं संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो आपको याद रखना है संविधान निर्माण कुल 114 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी,
कुल 114 बैठ की हुई थी, जबकि अधिवेशन हुए थे कितने, अधिवेशन जो हुए थे टोटल कितने हुए थे संविधान निर्माण के समय पर 11 अधिवेशन हुए थे। अगर आपसे पूछा जाता है अधिवेशन क्या होता है, तो आपको याद रखना जो सभाएं होती है वो एक ही जगह पर होती थी, ठीक है। जो बैठक होती थी संविधान सभा की बैठक, उसमें जो मतलब उसमें जितने लोगों को उनमें चुना गया था वो सारे के सारे सदस्य यहाँ पे बैठते थे। जबकि जो अधिवेशन होते थे इसमें क्या होता है, इसमें आम जनता को इंक्लूड किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आम जनता को, इसमें जो आम जनता होती तो उसको इसमें क्या किया जाता, शामिल किया जाता था, इसमें आम जनता को शामिल किया जाता था। और हर जगह पे अलग अलग होते थे, अधिवेशन होती थी अलग अलग जगह पर हुआ करते थे। जबकि जो बैठक होती थी उनका स्थान एक फिक्स होता था, उन्हें मतलब एक ही जगह पर हुआ करती थी। अधिवेशन जबकि इसमें जनता को इंक्लूड करते थे, इस वजह से इसको अलग अलग जगह पर किया करते थे। इसके बाद 26 अगर संविधान निर्माण की बात की, संविधान निर्माण में टोटल कितना समय लगा था, तो संविधान निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और संविधान निर्माण के लिए कुल 60 देशों के संविधान का कुल 60 देशों के संविधान को क्या किया गया था, पढ़ा गया था, मतलब उसका क्या अध्ययन किया गया था। अपने भारत के संविधान निर्माण के समय पर कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। आप इस फैक्ट को भी याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग जो थे जिनकी जानकारी हमें आर्टिकल 394 से प्राप्त होती, मतलब कुछ आर्टिकल इस दिन लागू कर दिए। अगर आपसे पूछे कितने आर्टिकल को लागू किया गया था, तो 16 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल को लागू किया गया था, आपको याद रखना है 16 आर्टिकल को संविधान के कब लागू किए गए थे, 26 नवंबर 1949 को किए गए थे। कब किए, 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 आर्टिकल को लागू किया गया था, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 294 से मिलते हैं। मतलब जितने भी 16 नंबर का आर्टिकल, 16 आर्टिकल थे टोटल, जिन्हें क्या कर दिया गया था, जिनको लागू कर दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया था, तो आप कहते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। और अगर आपसे पूछा था संविधान के कुछ भाग कब लागू किया गया, तो आप कहते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग जो थे, कुछ आर्टिकल थे जिन्हें लागू कर दिया गया था। कितने थे, टोटल 16 आर्टिकल थे जिन्हें लागू कर दिया गया था। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया था। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय झंडा को कब स्वीकार किया गया था, तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया गया था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आपको याद है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक हुई थी। अगर वहीं पर आपको जैसे पता कुल बैठक कितनी हुई थी, टोटल 114 बैठक हुई थी, जो कि अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जबकि 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था। अगर आपसे पूछी जाती है, अगर आपसे पूछे संविधान सभा ने कितने वर्ष तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, तो आपको याद रखना है अंतरिम सरकार की तरह मतलब जो संविधान सभा ने कितने वर्ष काम किए, 2 वर्ष के लिए काम किया था। कितने वर्ष के लिए काम किया, 2 वर्ष के लिए काम किया था। जो 1950 कितने, जो कब से कब तक रही थी, 1950 से 1952 तक रही थी। कब से कब तक थी, 1950 से 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में, अंतरिम सरकार के रूप में काम किया था। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। बस इतना ही था, और आप इसमें 1-2 फैक्ट और कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी, तो आप याद रखिए अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर, आप इसको याद रख लीजिएगा कब की गई थी, 2 सितंबर 1946 को की गई थी। कब, अगर आपसे पूछा जाता है कब की गई, तो आप याद रखिए 2 सितंबर 1946 को की गई थी, ठीक है। और इसकी जो घोषणा की गई थी, कब की गई थी घोषणा इसकी, 24 अगस्त 1946 को की। मतलब अंतरिम सरकार की जो घोषणा की गई थी वो 24 अगस्त को की गई थी, ठीक है, 24 अगस्त 1946 को। लेकिन जब अंतरिम सरकार की स्थापना आपसे पूछी जाती तो आप याद रखना स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। और यहीं पे आपसे एक फैक्ट और पूछा जा सकता है कि मतलब जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अस्वीकार किया गया था, तो आप इसको याद रख लीजिएगा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को
राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। और वहीं पर अगर आपसे पूछे तो राष्ट्रीय झंडा को कब स्वीकार किया गया था, तो आप याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया था। जबकि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था, और 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और जैसे कि मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि जो अगर आपसे पूछा जाता है भारत में पहली बार झंडा कब फहराएगा, तो आपको याद रखना 31 दिसंबर 1926 और 1929 को पहली बार झंडा फहराया गया था। जो किसने फहराया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, वो भी रात को 12 बजे रावी नदी के किनारे फहराया था। ठीक, तो आप इन दोनों फैक्ट को याद रखें। अगर आपसे कुछ पहली बार झंडा कब फहराया गया था, तो पहली बार झंडा किसने फहराया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। जबकि अगर आपसे पूछा जाए तो स्वतंत्र भारत का पहली बार झंडा कब फहराया गया था, किसने फहराया, तो आपको याद रखना स्वतंत्र भारत का जो पहली बार झंडा फहराया गया था 24 जनवरी 1950 को फहराया गया था। जो किसके द्वारा फहराया गया था, हंस मेहता के द्वारा। जबकि पहली बार अगर झंडा पूछा जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। और 26 जनवरी 1930 को प्रत्येक वर्ष से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा कब की गई थी, 1929 में की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था भारत के, तो आपको याद रखना जो पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो आई थिंक अगर आपको कल क्लियर नहीं हुआ था तो आज आपको क्लियर होगा कि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था, पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। जबकि पहली बार झंडा कब फहराया गया था, 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। जो रात को 12 बजे रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। जबकि स्वतंत्र भारत का जो झंडा था हंस मेहता ने फहराया था, 24 जनवरी 1950 को फहराया था। आई थिंक आपको सब सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी पढ़ाना पसंद आता तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, और आप ऐसी ही वीडियो के लिए अपने दोस्तों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। एंड थैंक यू सो मच।